फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन वित्त आयोग प्रस्तावना। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य राजकोषीय शक्ति को लेकर निम्नलिखित दो प्रकार के असंतुलन देखने को मिलते हैं। एक में लंबवत असंतुलन वर्टिकल इम्बैलेंस, दूसरा क्षैतिज असंतुलन हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। संवैधानिक रूप से केंद्र की राजकोषीय शक्ति राज्यों की तुलना में अधिक है और इसे लंबवत असंतुलन कहते हैं। और इस असंतुलन को निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। शेयर इन रिसोर्सेज और शेयर इन एक्सपेंडिचर। यूनियन 62.7%, शेयर इन रिसोर्सेज में और स्टेट 37.3%। शेयर इन एक्सपेंडिचर में यूनियन 37.6% और स्टेट 62.4%। सोर्सेज 15 फिनांस कमीशन। भारत में लंबवत असंतुलन के साथ साथ क्षैतिज असंतुलन भी देखने को मिलता है। भारत में पारस्परिक रूप से राज्यों की राजकोषीय शक्ति में अंतर दिखने को मिलते हैं, जबकि संवैधानिक रूप से करारोपण आदि शक्तियों को लेकर सभी राज्यों की स्थिति एक समान है। इसे क्षैतिज असंतुलन कहते हैं और इसका कारण राज्यों के आर्थिक विकास में अंतर है। भारत में वित्त आयोग का गठन उपर्युक्त दोनों प्रकार के असंतुलनों को दूर करने के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि वित्त आयोग से अन्य मुद्दों पर भी सलाह मांगी जा सकती है। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद वित्त आयोग को ये अनिवार्य रूप से बताना पड़ता है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। लंबवत असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग निम्नलिखित दो उपायों का प्रयोग करता है। एक में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना, दूसरा वैधानिक अनुदानों की सिफारिश करना। क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त आयोग डिविजिबल पूल वितरण योग्य राष्ट्रों में किसी सूत्र के द्वारा उन राज्यों को अधिक हिस्सा देने की कोशिश करता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। इसके अलावा वैधानिक अनुदानों के माध्यम से भी क्षैतिज असंतुलन दूर करने की कोशिश करता है। 15वां वित्त आयोग करेंट क्लास में द इशू ऑफ ब्लैक मनी। 15वां वित्त आयोग द इशू ऑफ ब्लैक मनी प्रस्तावना। वह कर योग्य आय अथवा संपत्ति जिस पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है काला धन कहलाता है। ब्लैक मनी वैधानिक और अवैधानिक डर्टी मनी को मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग के द्वारा क्लीन मनी पर ब्लैक मनी पर टैक्स दे के वाइट मनी कर देते हैं। काले धन की समस्या के कारण सरकार को न केवल राजस्व की क्षति होती है बल्कि शैडो इकोनॉमी की निर्माण भी होती है। यह अर्थव्यवस्था का वह भाग होता है जो गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन से बाहर रहता है। शैडो इकोनॉमी को घोस्ट इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं और इसके कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन कठिन हो जाता है, जैसे कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आदि। कि काले धन के कारण समाज में विषमताएं बढ़ती है और गवर्नेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। काले धन से संबंधित कुछ नवीनतम सरकारी कदम स्टेप्स। पहला, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 प्रस्ताव यूनियन बजट 2015-16 में किया गया था और इसके अंतर्गत लोगों को विदेशों में पड़े काले धन को 1 जून 2015 से लेकर 30 सितंबर 2015 तक की अवधि कंप्लायंस विंडो में घोषित करना था और निम्नानुसार भुगतान करना था। टैक्स रेट 30%, पेनाल्टी रेट 30%, टोटल 60%। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम्स फर्स्ट या IDS फर्स्ट 2016, इसका प्रस्ताव यूनियन बजट 2016-17 में किया गया था और इसके अंतर्गत लोगों को घरेलू अर्थव्यवस्था में पड़े काले धन को 1 जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक की समय अवधि कंप्लायंस विंडो में घोषित करना था और निम्नानुसार भुगतान करना था। टैक्स रेट 30%, कृषि कल्याण से 7.5%, पेनाल्टी रेट 7.5%, टोटल 45%। PBPT एक्ट 2016 प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, इसे नवंबर 2016 में लागू किया गया था। इसके माध्यम से बेनामी संपत्तियों के लेन देन में काले धन के प्रयोग को रोकने की कोशिश की गई है। डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को इसे लागू किया गया और इसके अंतर्गत 500 और 1000 के
SBNS स्पेसिफाइड बैंक नोट्स को लीगल टेंडर के रूप में हटा दिया गया। यह देखा गया कि इन नोटों की स्वाइल रेट कम है और इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि लोग इनमें काले धन को जमा कर रहे हैं। नोट आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 द्वारा विमुद्रीकरण को रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप के नाम से संबोधित किया गया। IDS सेकेंड इसे विमुद्रीकरण के बाद में लाया गया और इसके अंतर्गत लोगों को बैंकों में काला धन जमा करवाना था और निम्नानुसार भुगतान करना था। एक में टैक्स रेट 30%, दूसरा पेनाल्टी रेट 10%, तीसरा गरीब कल्याण शेष 9.9%, 49.9% और ऑलमोस्ट 50%, 33% और 30%। उपर्युक्त योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी कहा जाता है। नोट कालाधन कर की चोरी टैक्स इवेजन के कारण उत्पन्न होते हैं। कर की चोरी पूर्ण रूप से अवैधानिक मानी जाती है। द इशू ऑफ टैक्स एवॉइडेंस कर परिहार टैक्स एवॉइडेंस प्रस्तावना वैधानिक विधियों का प्रयोग करके कर का भुगतान नहीं करने की प्रवृत्ति को टैक्स एवॉइडेंस कहते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, पूंजीगत लाभ कर आदि से बचने के लिए घरों के लेन देन को कम मूल्य दिखाना। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल, पोएम, BPS बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, AEOI, CRS, APA, ग्लोब, FATCA। नोट इन क्लास करंट इकोनॉमी ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट क्लास करंट टैक्स एक्सपेंडिचर डेप्ट टू GDP रेशियो ऑफ बजट फाइनेंसिंग करंट के क्लास में। रूपी कम्स फ्रॉम गोज फर्स्ट सब करंट के क्लास में। क्राउडिंग आउट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निष्क्रमण कई बार ऊंचे सरकारी खर्च के कारण नियोजित निवेश प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। सरकारी खर्च का बढ़ने से लोगों की आय बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ने से मुद्रा की मांग बढ़ेगी, मुद्रा की मांग बढ़ने से ब्याज दर बढ़ेगी। यदि मुद्रा की आपूर्ति स्थिर है तो उससे नियोजित निजी निवेश कम हो जाती है। क्राउडिंग आउट ब्याज दर AD = C+I + G + X - M। मनी एंड बैंकिंग मुद्रा का अर्थ मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु होती है जिसे लोगों द्वारा लेन देन के लिए सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा में चलन, करेंसी और अन्य उपकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स आदि। मांग जमाएं ऐसी जमाएं होती है जो मांगने पर देय होती है और इन जमाओं पर चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि जारी किए जा सकते हैं और इनको कई बार नियर मनी, निकट मुद्रा के नाम से संबोधित किया जाता है। मांग जमायों को चालू खाते, करेंट अकाउंट और बचत खाते, सेविंग अकाउंट में रखा जाता है, इसीलिए इन्हें कासा डिपॉजिट भी कहते हैं। DD = CA + SA लिक्विडिटी करेंट अकाउंट ग्रेटर देन सेविंग अकाउंट। तुलनात्मक रूप से चालू खाते की जमाएं बचत खाते की जमाएं से अधिक तरल लिक्विडिटी होती है, क्योंकि चालू खातों जमाओं को निकालने की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि बचत खाते की जमाएं बार बार नहीं निकाली जा सकती। मुद्रा में हो गई करेंसी में डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी, दूसरा डिमांड डिपॉजिट कासा और तीसरा सेविंग डिपॉजिट, चौथा टाइम डिपॉजिट। तो >1 > 2 > 3 > 4 बेसिस ऑफ लायबिलिटी M0 M1 easily immediately without loss of value ट्रांजैक्शन लेन देन कितनी आसानी से, कितना तुरंत, विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। मुद्रा के मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, लेखे की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट। मुद्रा के प्रकार, फिड्यूसरी मनी विश्वास के आधार पर चलने वाली मुद्रा फिड्यूसरी मनी कहलाती है। फिएट मनी सरकारी आदेश पर चलने वाली मुद्रा फिएट मनी कहलाती है। लीगल टेंडर ऐसी मुद्रा जिससे विभिन्न प्रकार के लेन देन हो, जिसमें ऋणों का भुगतान भी सम्मिलित है, के लिए स्वीकार करना वैधानिक रूप से अनिवार्य हो तो उसे लीगल टेंडर कहते हैं। और इस संदर्भ में बैंक सिक्कों को लिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है, जबकि बैंक नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। मुद्रा के मापदंड,
M0 बराबर C प्लस आर रिजर्व्स विथ RBI। M0 बराबर C प्लस आर रिजर्व्स विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। M0 को बेस मनी या हाई पावर मनी कहा जाता है। M1 को नैरो मनी। M1 बराबर C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट। M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 को ब्रॉड मनी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं। M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। रेट्स एंड रेशियो बैंक दर। बैंक रेट्स रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर। यह ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट को प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती की दर रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग के रूप में लागू किया जाता है। वाणिज्यिक बिल ऐसी वित्तीय उपकरण होते हैं जिन्हें व्यापारियों द्वारा वस्तुओं का लेन देन अथवा धन का लेन देन करने के लिए जारी किया जाता है और में किसी निश्चित राशि को एक निश्चित समयावधि में देने का वादा किया जाता है। यदि इन पर किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान द्वारा गारंटी दी जाती है तो ये प्रथम श्रेणी के हो जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि नीरव मोदी के मामले में चर्चित रहे LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बिलों के समान थे। AB और इधर बैंक ऑफ बड़ौदा, इधर RBI। बी ने ऐसे सामान ले के 100 रुपया में गुड्स ले के, ए ने एक कमर्शियल बिल दिल के 1 वर्ष 100 और ये SBI बोला और बी बैंक ऑफ बड़ौदा में गए और ये कमर्शियल बिल को दिल के और 94 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा बी की दिल के बैंक ऑफ बड़ौदा RBI में जमा करते कमर्शियल बिल तो RBI 95 रुपये देते बैंक ऑफ बड़ौदा के और 5 रुपये रख लेते। तो रेट ऑफ डिस्काउंट रेट 6% यहाँ और रेट ऑफ रीडिस्काउंटिंग 5%। बट्टे की दर नोट भारत में व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक बिलों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। यही कारण है कि भारत में बैंक दर को मौद्रिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण नहीं माना गया है। बैंक दर की कम प्रभावशीलता के कारण RBI इसका स्वतंत्र संचालन नहीं करता है। वर्ष 2011 में रिजर्व बैंक द्वारा ये कहा गया कि बैंक दर MSF दर के बराबर होगी। बैंक रेट 5.15 और MSF 6.75, रेपो रेट 6.50, रिवर्स रेपो रेट 3.35। सर्च रेपो रेट रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से वसूली जाने वाली एक ब्याज दर है। रेपो दर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक को सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद रीपर्चेज के वादे के आधार पर रिजर्व बैंक से अति अल्पकाल LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन अति अल्पकाल के अपवाद को छोड़ कर के लिए धन उधार लेते हैं। ये कोलेटरलाइज्ड फैसिलिटी है। रेपो दर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से NDTL का 1% तक उधार ले सकते हैं, जिसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, बैंक की बैलेंस शीट लायबिलिटीज में पब्लिक डिपॉजिट और एसेट में बैंक लोन। ओवरनाइट रेपो 0.25 एक दिन के लिए। टर्म रेपो 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन 0.75%। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रेपो दर के अंतर्गत लिए जाने वाले धन का प्रयोग मुख्य रूप से कम समय के लिए तरलता में आने वाले उतार चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए किया जाता है और इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। यह लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट ये हो गया ऊपर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये रेपो रेट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट RBI। यह ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर का प्रयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है और यही कारण है कि इसे बेंचमार्क पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट और बेंचमार्क पॉलिसी रेट। रेपो रेट के माध्यम से रिजर्व बैंक मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को लागू करता है और यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक चरों
मॉनेटरी वेरिएबल्स जैसे कि ब्याज दर आदि में परिवर्तन करके रियल सेक्टर इकोनॉमी और गुड सेक्टर इकोनॉमी वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था अथवा वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। वस्तु क्षेत्र अथवा वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में जीडीपी, रोजगार, मुद्रास्फीति, निवेश, उपभोग आदि विषयों को सम्मिलित किया जाता है। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी क्रिएशन का नियम AD बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M AD प्लस GDP। मौद्रिक क्षेत्र मुद्रा की मांग, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर। वस्तु का क्षेत्र वस्तु की मांग, वस्तु की आपूर्ति, जीडीपी, रोजगार, निवेश, उपभोग। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू फिनेरियन। यदि रिजर्व बैंक रेपो दर को कम करता है और ये माना जाता है कि वाणिज्यिक बैंक भी अपनी लैंडिंग रेट उधारी की दर कम करेंगे। यदि ऐसा होता है तो तरलता की मांग बढ़ेगी। चूँकि तरलता की मांग उद्देश्यपूर्ण होती है, इसीलिए इससे वस्तु की मांग बढ़ेगी। वस्तु की मांग बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है और यदि मांग की कमी के कारण जीडीपी कम है तो इसी प्रकार यदि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को बढ़ाया जाता है तो ये माना जाता है कि वाणिज्यिक बैंक भी अपनी लेंडिंग रेट को बढ़ाएंगे। यदि ऐसा होता है तो तरलता की मांग कम होगी। तरलता की मांग कम होने से वस्तुओं की मांग कम होगी। वस्तुओं की मांग कम होने से मुद्रास्फीति कम होगी। यदि मांग की अधिकता के कारण मुद्रास्फीति है तो स्पिल ओवर इफेक्ट मतलब बढ़ रहा। नोट वर्तमान में रेपो दर 6.50 रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक की अतिरिक्त तरलता को एब्जॉर्ब करता है। रिवर्स रेपो दर पर रिजर्व बैंक सौंपी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद रीपर्चेज के वादे के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को जमा करता है। रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता के वॉल्यूम आकार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि रिजर्व मांग रिवर्स रेपो दर को बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता के आकार के कम होने की संभावना होती है, क्योंकि बैंक रिजर्व बैंक के पास अधिक धन जमा कराने की सोच सकते हैं। इसी प्रकार यदि रिजर्व रेपो रेट को कम किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में तरलता का आकार बढ़ सकता है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक RBI के पास जमाए कराए धन की वापस लेने की सोच रख सकते हैं। कई बार कुछ विकसित राष्ट्रों द्वारा रिवर्स रेपो रेट जैसी दर को निगेटिव कर दिया जाता है ताकि बैंक अधिक से अधिक तरलता जनता को उपलब्ध करवाए। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35 SDF या UDF स्टैंडिंग या अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका प्रस्ताव यूनियन बजट 2018-19 में किया गया और इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को सौंपे बिना रिवर्स रेपो दर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक की धन से जमा कर सकता है। MSF रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कोलेटरलाइज्ड है। रिजर्व बैंक द्वारा इसे मई 2011 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से NDTL के 2% तक ओवरनाइट के लिए धन उधार ले सकता है। MSF दर बैंकों के मध्य चलने वाले कॉल मनी मार्केट में ब्याज दर को नियंत्रित करती है और यह ध्यान देने योग्य है कि कॉल मनी मार्केट में बैंक ओवरनाइट के लिए आपस में धन का लेन देन करते हैं। रेपो रेट, MSF रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF रेट में रेट कॉरिडोर। कॉल मनी मार्केट रेट्स में RBI वर्सेज बैंक्स और बैंक्स वर्सेज कस्टमर्स। RBI वर्सेज बैंक्स में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF रेट और बैंक वर्सेज कस्टमर में BPLR बेस रेट, MCLR एक्सटर्नल बेंचमार्क, EBLR टीजर रेट। BPLR बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट 2003 में शुरू किया गया और जब रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर को डीरेगुलेट कर दिया गया। BPLR बैंकों द्वारा गुड
बोरोवर्स अच्छे उधारकर्ता से वसूली करने वाली एक संदर्भ ब्याज दर रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। बेस रेट वर्ष 2010 में दीपक मोहंती समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया ताकि बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत बैंकों को एक ऐसी ब्याज दर की गणना करनी पड़ती थी जिसके नीचे वे अपनी BPLR नहीं ले जा सकते थे। अन्य बातों के अलावा बेस रेट के निर्धारण में एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स को मुख्य रूप से आधार बनाया जाता है। यह देखा गया कि बेस रेट के कारण रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की जाने वाली कटौतियाँ नीचे के स्तर पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही है। बैंक अपनी BPLR पर्याप्त मात्रा में कम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की प्रभावशीलता कम हो रही थी। उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा MCLR की अवधारणा को लागू किया गया। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, इसे अप्रैल 2016 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा BPLR के निर्धारण में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को आधार बनाया जाता है। इसके लागू होने से मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की प्रभावशीलता में बढ़ोतरी हुई है। रेपो दर में कटौती की बाद की जमाओं पर दी जाने वाली नई ब्याज दरों को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में सम्मिलित किया जाता है और इसमें रेपो दर में कटौती से पहले की जमाओं की दर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। रेपो रेट 5%, 4%, डिपॉजिट रेट 6%, BPLR 9%, रेपो 4, डिपॉजिट 5%, BPLR 8.5%, बेस रेट शेयर 8। EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, इसे जनकराज की एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, इसे जनकराज की सिफारिशों पर अक्टूबर 2019 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत BPLR के निर्धारण बाह्य कार्य को आधार बनाया जाता है और वर्तमान में इसके अंतर्गत बैंक BPLR का निर्धारण निम्न से किसी मानक का प्रयोग कर सकते हैं। एक में रेपो रेट, दूसरा 91 डेज के ट्रेजरी बिलों की यील्ड रेट, तीसरा 182 डेज के ट्रेजरी बिलों की यील्ड रेट, चौथा FBIL द्वारा निर्धारित कोई अन्य मानक। फिनेंशियल बेंचमार्क इंडिया PVT लिमिटेड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग की व्यवस्था को फ्लोटिंग रेट लोन्स पर लागू किया गया जिनका संबंध MSMEज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, पर्सनल रिटेल आदि क्षेत्रों से होता है। टीजर रेट ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरुआत में वसूली जाने वाली एक निम्न ब्याज दर जिसे एक निश्चित समय अवधि के बाद बैंकों द्वारा क्षतिपूर्वक ढंग से बढ़ा दिया जाता है और यह ब्याज दर ओवर बोरोइंग को बढ़ावा देती है और इस ब्याज दर पर दिए गए ऋण टीजर लोन कहलाते हैं। 2008-9 के अमेरिकन नोट संकट में इन ऋणों की बड़ी भूमिका थी। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षण अनुपात या नकद कोष अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL का एक भाग रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है, उसे CRR कहते हैं। CRR में होने वाले परिवर्तन बैंकों की साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता को गुणात्मक रूप से इन मल्टीप्लायर में प्रभावित करते हैं। यदि CRR को कम किया जाता है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता गुणात्मक रूप से बढ़ जाती है और इसे साख विस्तार, क्रेडिट एक्सपेंशन कहते हैं। यदि CRR को बढ़ाया जाता है तो बैंकों की साख सृजन की क्षमता गुणात्मक रूप से कम हो जाती है और इसे साख संकुचन, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, क्रेडिट एक्सक्यूज कहते हैं। नोट, रिजर्व बैंक द्वारा CRR के अंतर्गत बैंकों द्वारा रखे जाने वाले नकद पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। वर्तमान में CRR 4%, वर्ष 2006 में CRR की न्यूनतम सीमा 3% की अधिकतम सीमा 15% को हटा दिया गया। NDTL नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज, पब्लिक डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट में कासा डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट मांगने पर दे और टाइम डिपॉजिट समय पूरा होने पर दे। डिमांड डिपॉजिट में जनता द्वारा बैंक में जमा करवाना और बैंक द्वारा जनता के लिए जमा उत्पन्न करना, ऋण देना, क्रेडिट क्रिएशन।
टाइम डिपॉजिट समय पूरा होने पर दे में, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी रेकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमाएं। मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक और सीआरआर मानते हुए कि वाणिज्यिक बैंकों को केवल सीआरआर को बनाए रखना होता है, तो मुद्रा गुणक निम्न प्रकार होगा। डेल्टा डी बट्टा डेल्टा आर बराबर 1/CRR। यदि किसी मामले में सीआरआर का स्तर 10% हो तो मुद्रा गुणक 1/10% बराबर 10 होगा। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार एनडीटीएल के एक भाग अपने पास नकद परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है और इसे एसएलआर कहते हैं। एसएलआर में होने वाले परिवर्तन सीआरआर के समान बैंकों की साख सृजन की क्षमता को गुणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। एसएलआर जमाकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। एसएलआर की आलोचना इस आधार पर की जाती रही है कि सरकारी घाटों के वित्तीयन के लिए इसे अनावश्यक रूप से ऊंचा किया जाता रहा है, और यह ध्यान देने योग्य है कि एसएलआर के अंतर्गत नकद परिसंपत्तियों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियाँ। चूँकि सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर रहता है और चूँकि सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलता रहता है, इसीलिए बैंक एसएलआर का क्रियान्वयन मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से करते हैं। 25% को हटा दिया गया है। वर्तमान में यह 18% है। एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% होती है।